गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको क्लास 12th गद्य खंड में पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित संस्मरण है जिसे पढ़ाएंगे हम। सबसे पहले हम लेखक का परिचय बताते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पुड़िया जिले के औराही हिंगना में हुआ था। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और सन 1950 में नेपाल जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने का भरपूर प्रयास किया। इनकी साहित्य साधना और राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री से भी अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका निधन हो गया। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास जिसमें मैला आंचल, ये 1954 में रचित थी। इस उपन्यास में हिंदी उपन्यास विधा को नई दिशा प्रदान की। हिंदी जगत के आंचलिक उपन्यासों में फणीश्वर नाथ रेणु का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अतिरिक्त परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनके। कहानी संग्रह ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये इनकी कहानी है। संस्मरण ऋण जल धन जल, बन तुलसी की गंध, श्रुत और अश्रुत पूर्व, रिपोर्टाज इनकी देखिए, नेपाली क्रांति कथा इनकी एक रिपोर्टाज कृति है। इनकी भाषा शैली आंचलिक शब्द का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित, ठीक है। जो जिस क्षेत्र से संबंधित होता है वहाँ की जो आम बोलचाल की भाषा है उसे हम आंचलिक कहते हैं। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग, गंभीर विषयों पर भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ भी थी। भाषा में चित्रात्मकता का प्रयोग, आप जब अपना पाठ पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें लेखक ने सारे जो है प्राकृतिक वातावरण को आपकी आंखों के सामने जो है प्रदर्शित कर दिया है। इस तरह का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। भाव प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे छोटे हैं और सुंदर विशेषणों का प्रयोग है। आज हम आपको पहलवान की ढोलक पाठ की समीक्षा बताएंगे। प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक। ये जो है कहानी बदलते समाज में जो लोक कलाएं हैं, व्यक्ति का जो हुनर है, ठीक है, वह किस तरह से धीरे धीरे नई परंपराओं से जुड़ जाता है, इसके बारे में फणीश्वर नाथ रेणु ने बतलाया है। पहलवान, एक पहलवान लुट्ठन सिंह है, उसके गांव में जो है भयंकर महामारी फैल जाती है। अमावस की ठंडी रात है, आकाश में तारे प्रकाशमान हैं, सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें वातावरण में जो है शांति को भंग करती हैं। कभी किसी झोपड़ी से कराहने की आवाज़ आती है तो कभी कोई ज़ोर ज़ोर से रोता है। सभी जो है गांव के लोग इस महामारी से पीड़ित हैं। गांव में लुट्ठन पहलवान एक सिद्ध पहलवान है। 9 वर्ष की आयु में ही वह अनाथ हो गया। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता, कसरत करता
और गांव के लोगों को जो है कसरत सिखाता था। लुट्ठन को जब भी कोई गांव के लोग परेशान करते थे तो वह उनसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता था। एक बार लुट्ठन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। दंगल जानते हैं क्या होता? कुश्ती का आयोजन हुआ, ठीक है। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उसने शेर सिंह के बच्चे, एक पहलवान दूसरा था जिसका नाम था शेर सिंह, उसको उसने चुनौती दे दी। शेर सिंह के बच्चे का असली नाम जो था वह चांद सिंह था। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के बीच में बार बार दहाड़ता था। पहलवान लुट्ठन सिंह बहुत अच्छी ढोल बजाता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा उसे अपने दरबार में जो है ले जाने के लिए सोच रहा था। श्यामनगर के दंगल में चांद सिंह को पहलवान लुट्ठन सिंह ने परास्त कर दिया और उसे कुश्ती जीत ली। दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्ठन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण करता और संभलकर उड़ जाता। राजा ने लुट्ठन सिंह को समझाया कि वह कुश्ती से हट जाए, चला जाए, किंतु लुट्ठन लड़ने के लिए तैयार था। मैनेजर के कहने पर भी वह किसी की बात नहीं माना और अंत में पूरी गंभीरता के साथ ढोलक के धाधिन धाधिन तक दिनाधिन इस ताल पर उसने कुश्ती जीत ली। पंजाबी पहलवान लुट्ठन पर गालियों की बौछारें कर रहा था। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे, किंतु वह विवश होकर चित्त पड़ गया। चित्त पड़ गया मतलब जो चांद सिंह था वह उस दंगल से नहीं उठ पाया। लुट्ठन के समर्थक सिर्फ ढोल की आवाज को सुनते थे, जबकि चांद सिंह के पक्ष में जो लोग थे वह राजा के दरबार का था, इसलिए सभी उसकी तारीफ करते थे, ठीक है। लुट्ठन की आंखें डबडबा गईं, उसकी आंखों में आंसू भर गए। तब जब उसने ढोल की आवाज सुनी, धना धाक दिना तिनक तिना, धाक दिना तिनक तिना, इसका अर्थ था दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लुट्ठन ने दाव काटी और लपक कर चांद सिंह की गर्दन को पकड़ लिया। ढोल की आवाज चटाक चढ़दा, ठीक है, अर्थात उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। लुट्ठन ने चांद सिंह को उठाकर पटक दिया। लुट्ठन ने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वह ढोल को अपना गुरु मानता था। उस ढोल के ही बदौलत उसने इतनी बड़ी कुश्ती जीती। और जब वो कुश्ती जीत गया तो दौड़कर राजा साहब के गले जा मिला। राजा साहब ने उसे अपने दरबार का राज पहलवान घोषित कर दिया और लुट्ठन का जीवन बहुत ही ठीक या अच्छे ढंग से व्यतीत होने लगा। वह एक राज दरबारी पहलवान हो गया। उसके खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था उसके दरबार में होती थी। लुट्ठन के 2 पुत्र भी थे, वह भी पहलवान में बहुत ही अच्छे, पहलवानी में बहुत ही माहिर थे। वह भी राजा के दरबार में रह करके वहाँ पहलवानी सिखाया करते थे। लुट्ठन सिंह मेलों में घुटनों पर लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांध करके मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता। हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ले खा जाता और मुख में 8-10 पान क्या करता था? ठूस लेता था, दबा लेता था। वह बच्चों के जैसा शौक रखता था। दंगल में उससे लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कोई कहता तो राजा साहब इजाज़त ही नहीं देते थे, क्योंकि उसके जैसा पहलवान कोई नहीं था। इस तरह 15 वर्ष व्यतीत हो गए।
उसके 2 पुत्र भी जो है उसी के साथ रहते थे। लुट्टन पहलवान की सास की मृत्यु हो गई और पत्नी भी उसके 2 बच्चों को जन्म देकर मर गई। दोनों लड़के पहलवानी में उसका सहयोग करते थे। पहलवान हर रोज सुबह कसरत करवाता था, दिन में उसे सांसारिक ज्ञान भी देता था। वह बताता था कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं है। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए, राजा की मृत्यु हो गई। नया राजकुमार जो कहाँ रहता था, बिलायत रहता था, वहां से वह राजकाज संभालने के लिए आ गया। राजा का दरबारी जो मंत्री था वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह पहलवानों को राज दरबार में देख करके उनसे चिढ़ता था और लुट्ठन जो है को राज दरबार से निकालने का प्रयास करने लगा। उसने राजकुमार को उसके खिलाफ भड़काया, जिससे राजकुमार ने दोनों पहलवानों को और लुट्ठन को राज दरबार से बाहर निकाल दिया। लुट्ठन ढोल कंधे में लटकाकर अपने पुत्र के साथ गांव की ओर चल दिया। गांव वाले ने उसकी झोपड़ी बना दी। वह वहां पर गांव के नौजवानों को और चरवाहों को कुश्ती सिखाता था। खाने पीने का खर्च गांव के लोग उसे देते थे। गरीबी के कारण धीरे धीरे उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता गया। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई और फिर मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां उस गांव में फैल गईं। पहले इसका इलाज नहीं था। गांव के गांव जो है क्या होते थे, खत्म हो जाते थे। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-4 लाशें वहां पर उठाई जाती थी। एक दूसरे को लोग ढाढ़स बंधाते थे। ऐसे समय में लुट्टन पहलवान जो है ढोल बजा बजा करके लोगों के अंदर जो है हौसला बढ़ाता था। पहलवान की ढोलक बजती थी तो गांव में मानो औषधि का उपचार मिल गया हो। ऐसा लगता था जैसे किसी मृत व्यक्ति को संजीवनी मिल गई हो। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी उस महामारी में मर गए। पहलवान सारी रात ढोल बजाता रहा। दोनों बेटों के बल में पड़े हुए, पेट के बल गिरे हुए थे। उसने लंबी सांसें लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उसी दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जंघियाँ पहनी, सारे शरीर पर मिट्टी मल करके थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर उठा करके नदी में बहा दिया। वे इतने गरीब थे कि उनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूटने लगी। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों को हिम्मत जो हो गई दुगनी हो गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा तो पहलवान की लाश चित्त पड़ी हुई थी। शिष्यों ने बताया उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ था और चिता सुलगते ही उसकी ढोल जरूर बजा दी जाए। इस प्रकार से इस पूरी कहानी में पहलवान के साथ साथ ही और उसकी ढोलक की आवाज़ के साथ पहलवान की भी मृत्यु हो गई। बच्चों, प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक जो है, यह कहानी व्यवस्था के बदलते समय लोक कला और इसके कलाकारों की प्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। कुश्ती एक शौकीन खेल है, लेकिन धीरे धीरे आज के समय में इसके प्रति रुचि लोगों की कम होती जा रही है और ना तो इस तरह का गांव में कोई आयोजन होता है, ना ही लोग इसे पसंद ही करते हैं। इस तरह से जो हमारे पारंपरिक खेल हैं वह धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म होने की कगार पर हैं। पुराने संबंध समाप्त हो गए।
पहलवानी जैसा लोक खेल भी समाप्त कर दिया गया। यह भारत इंडिया के छा जाने का प्रतीक है। यह व्यवस्था लोक कलाकारों को भूखा मरने पर मजबूर कर देती है। नहीं तो इसके माध्यम से कितने लोग पैसे कमाते थे, कितने लोगों को रोजगार मिलता था। मदारी का खेल और ढोलक बजाना और क्या कहते हैं, कुश्ती लड़ना, दंगल का आयोजन होना, इससे सभी लोग एक दूसरे के करीब होते थे, लोग एक दूसरों से मिलते थे। ये कहानी इसी के माध्यम से हम आपको ये संदेश देती है कि कितनी भी समाज में परिवर्तन हो जाए, लेकिन हमारे जो लोक कथाएं हैं, लोक परंपराएं हैं, रीति और रिवाज हैं, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।